नाजरीन आदाब, जहांबीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ मामलात से मुतल्लिक आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचा देते हैं। हाल ही में पिछले कई हफ्तों में हमने बात की उन मामलात के सिलसिले में, उन मसाइल के सिलसिले में जो हमें फिल वक्त इस वक्त दरपेश हैं। हमने रिसेंटली क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात की। हमने इसके बाद बात की कि जो हमारे पास दूसरा एक मामला है वो है कि जो मुख्तलिफ बीमारियां हैं, जैसे हमने स्टोमक के हवाले से हमने बात की, हमने प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी के हवाले से बात की। और आप जानते हैं कि 21 सितंबर को पूरी दुनिया में अल्जाइमर्स डे मनाया जाता है। अल्जाइमर्स डे क्या है, अवेयरनेस इसके लिए ज़रूरी क्यों है, डिमेंशिया का क्या ताल्लुक़ है आपस में, और इसमें अर्ली साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, और पर्टिकुलरली इस पर तो कोई बात नहीं करते हैं, सिर्फ ये कहा जाता है कि साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या है, लेकिन जो चैलेंजेस है जो फेस करते हैं, जो केयर टेकर्स है, केयर गिवर्स हैं, जो इसमें इलाज फराहम करते हैं, जो बैकबोन है हमारे इस हेल्थ डिपार्टमेंट का, हमें चाहिए कि हम सबसे पहले जिस तरह से हम कहते हैं कि अपने वालिदैन की इज्जत हमें करनी चाहिए, और साथ में हम कहते हैं कि अपने असातिज़ा की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन आज के प्रोग्राम में एक और पैगाम हम आगाज़ में देना चाहेंगे कि जो हमारी सेहत की देखभाल कर रहे हैं, जो हमारी सेहत की देखरेख कर रहे हैं, जो हमें इलाज फराहम कर रहे हैं, वो डॉक्टर साहिबान हैं। हमें डॉक्टर साहिबान का सम्मान करना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए। आज के प्रोग्राम में हम बात करना चाहेंगे वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे के हवाले से, जो हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। और आज भी पूरी दुनिया के साथ साथ हमारे मुल्क और जम्मू कश्मीर में भी वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे के हवाले से तकरीबात हुई। यहाँ अगर हम बात करना चाहेंगे, थोड़ा सा प्रोफाइल आपको देंगे, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे। कश्मीर डिवीज़न की अगर हम बात करेंगे, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर है, इसका शोबा जो न्यूरोलॉजी शोबा है, तो वहाँ उसकी तरफ से पिछले कई बरसों में हमने देखा कि इस हवाले से बाज़ाब्ता लगातार अवेयरनेस जो है वो फराहम की जा रही है बीमारों को, आम लोगों को, और बाज़ाब्ता इस सिलसिले में पहले ही तैयारियां की जा रही है लोगों को बताने के हवाले से, और किस तरह से उनका ट्रीटमेंट ग्राउंड लेवल पे सबसे ज़्यादा कारगर साबित होगा, उस सिलसिले में काम हो रहा है। आज के दिन जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, जो न्यूरोलॉजी शोबा है, किस तरह की एक्टिविटीज़ हुई, क्या कुछ अवेयरनेस फराहम कर रहा है ये शोबा, क्या कुछ चैलेंजेस इस शोबे को दरपेश है, खसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, यहाँ स्टूडियो में तशरीफ रखे हुए हैं ये है प्रोफेसर डॉक्टर बशीर अहमद सनाई साहब, जो डिपार्टमेंट हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल GMC श्रीनगर। और नामवर जो अगर हम देखेंगे कि जो इस वक्त न्यूरोलॉजी शोबा है यहाँ जम्मू कश्मीर में इलाज के हवाले से ख़ास महारत रखते हैं, हम वेलकम करना चाहेंगे, स्वागत करना चाहेंगे प्रोफेसर बशीर अहमद सनाई साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। थैंक यू, शुक्रिया जनाब। इनके साथ तशरीफ रखे हुए हैं ये हैं डॉक्टर तनवीर हसन बाबा साहब, जो कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी है डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल GMC श्रीनगर। डॉक्टर तनवीर हसन बाबा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए। हम बात करना चाहेंगे प्रोफेसर डॉक्टर बशीर अहमद सनाई साहब, चूँकि पेशेंट्स के हवाले से अगर हम बात करेंगे, कोने कोने से आपके पास पेशेंट्स आते हैं, जम्मू कश्मीर के कोने कोने से देखते हैं आप ऐसे पेशेंट्स को जिनको न्यूरोलॉजी के हवाले से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको दरपेश होती हैं। लेकिन आज जिस तरह से आपने पिछले साल भी अगर हम याद करेंगे तो इस हवाले से बहुत आपकी तरफ से मेगा शो हुआ, बहुत सारी जो तकरीब के हवाले से आपने इंफॉर्मेशन दे दी। आगाज़ में अगर हम बात करेंगे इस सिलसिले में, जो आपका डिपार्टमेंट है, आपके डिपार्टमेंट का मैंडेट, किस तरह आप अवेयरनेस फराहम कर रहे हैं, और आज के दिन के हवाले से आगाज़ में आप क्या कहना चाहेंगे प्रोफेसर डॉक्टर बशीर सनाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये जो मेन है वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे, इसका हम इसलिए इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहे हैं क्योंकि हमारी जो एजिंग पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है जी। सो इसके हिसाब से जो ही एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमेंशिया के केसेस भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो एज है, बढ़ती हुई एज जो है, इट इज़ नॉट द कॉज, ये इसका वजह नहीं है, मगर ये एक रिस्क फैक्टर है। सो हम ये जो पेशेंट्स है डिमेंशिया के, ये हम ओवरऑल बोलेंगे इनको डिमेंशिया, क्योंकि अल्जाइमर्स डे
70% कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है डिमेंशिया के, डिमेंशिया क्योंकि डिमेंशिया के बहुत सारे वजूहत हैं, ट्रीटेबल, नॉन ट्रीटेबल, अनट्रीटेबल। सो इसलिए हम इसका ये उजागर कर रहे हैं, क्योंकि डिमेंशिया को अगर लोग अर्ली साइंस और सिम्टम्स जो हम अभी बताने वाले हैं इस प्रोग्राम में वो पिकअप करेंगे, हम उनका, आप समझ सकते हैं उनका लाइफ स्टाइल कैसा होता है लेटर ऑन। वो ऑलमोस्ट वेजिटेबल बन रहे हैं और उनको ख्याल रखने में बहुत दिक्कत आती है, ट्रीट करने में बहुत, जब एडवांस स्टेज में आता है तो हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते। इट इज ऑलमोस्ट, इट इज इन नॉट क्यूरेबल बट इट बिकम्स नॉन ट्रीटेबल। सो इसलिए हमारा मकसद ये है, हमारे डिपार्टमेंट का मकसद है कि जो भी पेशेंट्स आएंगे, हमें लग रहा है ये जो अर्ली स्टेज पे आते हैं उनको पिकअप करना और उनको वो डायग्नोस्टिक यूटिलिटीज जो हमारे पास है वो अप्लाई करके उनको पिकअप कंफर्म करके फिर उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, सो दैट उनका लाइफस्टाइल आगे ठीक हो जाए। जी, आगे बढ़ना चाहेंगे डॉक्टर तनवीर हसन बाबा साहब। जिस तरह से आपने सुना, प्रोफेसर साहब ने बता दिया कि जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का मैंडेट क्या है, मकसद क्या है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर अर्ली, सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि जो इसकी साइंस है, अगर उसको पहले काबू किया जाए तब हमें आगे वाले हालात जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम अर्ली साइंस की बात करेंगे, किस तरह से एक इंसान को पता चलेगा कि आया उसको डिमेंशिया के हवाले से ये उस ट्रैक की तरफ जा रहा है ये पेशेंट? आपकी कलिमात। ये बहुत ज़रूरी सवाल है जो आपने पूछा कि शुरू में कैसे पता चलेगा हमारे को। देखो, डिमेंशिया एक खाली याददाश्त में कमी को नहीं बोलते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है। सबसे कॉमन जो हमारे पास पेशेंट आता है वो बोल रहा है कि हमारे को चीज़ें भूल रही हैं, कहीं चाबी रख रहे हैं, याद नहीं है। तो अगर ये हल्के फुल्के स्टेज में है तो हम कह सकते हैं कि ये तो नॉर्मल एजिंग का प्रोसेस है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो नॉर्मल एजिंग का प्रोसेस है उसमें एक इंसान की डेली एक्टिविटीज़ जो होती है, जो वो सुबह से शाम तक काम करता है, उस जॉब है उसका, पैसों का ख्याल, फाइनेंसेस को रेगुलेट करता है, उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। इंसान की डेली एक्टिविटी चल रही होती है, थोड़ा सा चीज़ें भूल जाता है। तो डिमेंशिया में क्या होता है कि वो जो भूलने की हद है वो ज़्यादा हो जाती है। जैसे आम इंसान को चाबी भूल सकती है, लेकिन एक आम इंसान चाबी को फ्रिज में नहीं रखेगा, मोबाइल को बाथरूम, मतलब मोबाइल को गलत जगह पे नहीं रखेगा। वो जो ग्रॉस चीज़ें होती है वो एक अलामत होती है कि पेशेंट डिमेंशिया की तरफ जा रहा है। दूसरा चीज़ है कि याददाश्त के बगैर इंसान की जजमेंट, जो इंसान की सोचने की कुव्वत है कि अगर आग लगेगी क्या करेगा, अगर सड़क क्रॉस कर रहा है क्या करेगा, उसमें फ़र्क आ जाती है। जजमेंट ठीक नहीं होती है। फिर इंसान की सोशल एक्टिविटीज़ में फ़र्क पड़ता है, जैसे वो अलग थलग रहना शुरू करता है, जो उसकी नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ होती है उसमें फ़र्क पड़ता है। आदमी नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता है, अचानक से वो छोड़ देता है मस्जिद जाना, गलत टाइम पे गलत नमाज पढ़ता है, याद नहीं रहता है वज़ू किया है नहीं किया है। ये हम अपने कॉन्टेक्स्ट में, अपनी सोसाइटी में बोल रहे हैं, तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, जो काम उम्र भर आदमी कर रहा है, जैसे एक हमारे मस्तूरात हमारे घर में है, वो कुकिंग कर रही है, तो पिछले 50 सालों से 30 सालों से कुकिंग कर रही है, तो अचानक से उसको लगता है कि मैं वो कुकिंग नहीं कर पा रही हूँ। कभी नमक के बदले चीनी डाल देती है और उसको पता नहीं चलता इन चीज़ों का। अब एक आदमी है, वो पूरी लाइफ ड्राइविंग कर रहा है, 20 सालों से गाड़ी चला रहा है, अचानक उसको महसूस हो रहा है वो सड़कें भूल रहा है, वो कहीं जाना होता है कहीं पहुंच दूसरे साइड में चला जाता है। ये वो चीज़ें हैं जिसको हम नॉर्मल एजिंग नहीं कह सकते। इनफैक्ट जो हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि मैं ये क्या नॉर्मल है एज के हिसाब से, तो उसमें मेन चीज़ जो है जो डिफ्रेंशिएट करेगी वो है कि एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस में एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जिसको हम कहते हैं कि सुबह से शाम तक जो हम काम करते हैं वो ग्रॉसली इम्पेयर नहीं होगा, जबकि एक डिमेंशिया पेशेंट में वो इम्पेयर हो जाता है। उसको फाइनेंसेस लॉस हो जाते हैं, उसको याद ही नहीं रहता है पैसे कहाँ खर्च किए हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में। तो ये सब चीज़ें हमें डिफ्रेंशिएट करती है कि ये क्या डिमेंशिया है कि एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। अगर इनमें से हमें कोई भी चीज़ लगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द एक न्यूरोलॉजिस्ट का रुजू करें, क्योंकि पहला एम जो होता है कि क्या ये रिवर्सिबल है या ये इरिवर्सिबल चीज़ है, क्या ये ठीक होने वाली है कि ये डिजेनरेटिव डिमेंशिया है।
क्योंकि बहुत डिमेंशिया के वजूहात होते हैं जो हम चाहते हैं कि पेशेंट को हो, लाइक सोडियम कम होता है बॉडी में, थायराइड कम होता है, जो चेंज हो सकता है, दवाई की वजह से होता है, जो रिवर्सिबल होता है, या तो ब्रेन में कभी पानी ज्यादा बनता है, वो रिवर्सिबल कॉज होता है डिमेंशिया का, या विटामिन की कमी होती है, वो डिमेंशिया का रिवर्सिबल कॉज होता है। वो उसके लिए हमारे को खुद पेशेंट को नहीं पता चल सकता है, जिस तरह से डॉक्टर अभी का रजू आपने करना जरूरी है। जी प्रोफेसर साहब, आपने सुना अभी जो साइंस की हम बात कर रहे हैं, तो आपको ये तो नहीं लगता है कि साइंस में कुछ और है, या उसमें अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? या दूसरी बात, एक होता है ये चीज के किसी को स्ट्रेस होता है कभी किसी काम के दबाव की वजह से वो भूल जाता है, किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं कि आया इस पेशेंट को कहीं पे दबाव तो नहीं है किसी काम का, कोई वर्कलोड ज़्यादा तो नहीं है, एक ही दफ़ा उसको 40 चीज़ें 50 चीज़ें याद रखनी है तो नहीं रख पा रहा है, फिर डेफिनेटली वो भूल सकता है वो चीज़ें, तब उस चीज़ को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है। तो इन चीज़ों को आप कैसे टैकल कर रहे हैं? फैज साहब, पहले मैं ये बताऊंगा, ये तो बहुत ही अच्छा साइंटिफिक क्वेश्चन है जी, बहुत अच्छा साइंटिफिक क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें यूजुअली जो स्ट्रेस या आप डिप्रेशन, कोई साइकेट्रिक डिजीज की वजह से लोग भूल जाते हैं, कोई पेशेंट भूल जाता है, और आप कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करोगे कि कोई पेशेंट जिसको ऑर्गेनिक डिमेंशिया है। तो इसमें हम डिफरेंट डायग्नोस्टिक मोडेलिटीज यूज करते हैं, जैसे सिंपल मिनी मेंटल स्टेटस इवेलुएशन। उसमें ये जो स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से आते हैं वो दे फेयर वेल, और अगर जो डिमेंशिया वाला होगा उसका तो डेफिनेटली इम्पेयर्ड होगा। ये सिंपल टेस्ट है, ये दुनिया भर में यूटिलाइज किया जाता है इन पेशेंट्स को डिफरेंशिएट करने में। और आपका मतलब ये है, ये पूछने का मकसद ये है कि जो स्ट्रेस इज अ ट्रिगर, ये ट्रिगर करता है डिमेंशिया को, मगर इट इज नॉट द कॉज, बेसिक कॉज। इट डज नॉट कॉज द बेसिक जो पैथोफिजियोलॉजी है डिमेंशिया की, वो कॉज नहीं कर रहा है, बट ये ट्रिगर कर रहा है। स्ट्रेस डिस्ट्रेसिंग एक इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है डिमेंशिया की, मगर जो स्यूडो डिमेंशिया जिसको हम बोलते हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन और अदर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स की वजह से है, वो हम आसानी से क्लिनिकली हम डिफरेंशिएट, और हमारे पास कोई बैटरी जो मैंने आपको बताया अभी, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, उसकी वजह से हम थोड़ा डायग्नोसिस पे मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा तफसीलन बता दें कि डायग्नोसिस जो इसका हो रहा है किस तरह से? डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस, अगर आप 100% डायग्नोसिस आप चाहते हो डिमेंशिया की, वो ऑटोप्सी से हो सकता है जी, मगर प्राइमरी केयर फिजिशियन जो स्पेशली न्यूरोलॉजिस्ट होता है, न्यूरोलॉजिस्ट उसको क्लिनिकल सेटिंग में अच्छी तरीके से डायग्नोज कर सकता है क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स से। और हमारे पास डायग्नोस्टिक टूल्स है, जस्ट लाइक MRI है, पेट है, स्पेक्ट है, हमारे पास नए डायग्नोस्टिक ये टेक्नोलॉजीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग टूल्स, स्मार्टफोन्स, वेरिएबल डिवाइसेस जैसे स्मार्ट वॉचेस, हम उनकी वजह से जैसे उसकी फिजिकल एक्टिविटी और स्लीप को पिकअप करके जो डिस्टर्बेंसेस इन दो चीज़ों में, फिजिकल एक्टिविटी और स्लीप में आता है, वो अर्ली पिकअप करते हैं हम अर्ली स्टेज पे। जैसे मिनिमल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो अर्ली स्टेज है अल्जाइमर डिजीज का, और अर्ली स्टेज जो सेट इन होगा वो पिकअप करेंगे, हम उसको ट्रीट करेंगे, हम उसको ट्रीटमेंट देंगे, और उसका ये जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाएगी। बात करना चाहेंगे, जैसे आपने स्लीप के हवाले से बात की, मुझे ज़िम्नन याद आ गया, क्या स्लीप एपनिया का कोई रोल है कि अगर न्यूरोलॉजी की ओवरऑल हम बात करें, नॉट नेसेसरली कि सिर्फ हम बात करेंगे डिमेंशिया की, ओवरऑल क्या स्लीप एपनिया से कुछ न्यूरोलॉजी पे कुछ असर पड़ता है? स्लीप एपनिया की वजह से ये देखा गया कि स्लीप जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या स्लीप एपनिया, उसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेज जस्ट लाइक न्यूरोलॉजिकल डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, बहुत सारे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, ये इट इज़ अ रिस्क फैक्टर, ये रिस्क फैक्टर उनके लिए है। स्लीप का अगर डायरेक्ट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बेसिकली इट इज़ अ स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर जो है ये देखा गया कि स्लीप, ये प्रूव किया गया कि स्लीप की वजह से अल्जाइमर डिजीज प्रेसिपिटेट हो बढ़ सकता है, इट कैन प्रोग्रेस। स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप की वजह से अगर स्लीप अच्छी की जाए, स्लीप की वजह से एक
ये जो बेसिक पैथोफिजियोलॉजी है डिमेंशिया की वो कम हो जाती है। जी। जैसे एमाइलॉइड प्लाक्स और टैंगल्स जो इंट्रासेलुलर होते हैं वो कम हो जाते हैं। न्यूरोजेनेसिस, अगर न्यूरॉन्स कम हो गए वो नए बन जाते हैं, और न्यूरॉनल प्लास्टिक जो ऑलरेडी न्यूरॉन्स है वो ज़्यादा काम करते हैं अगर अच्छी स्लीप की जाए। बहुत खूब तरीके से आपने प्रोफेसर सनाई साहब ये समझाया। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर आपको एक बात कहना चाहेंगे, क्योंकि हर डिजीज़ के हवाले से आप जानते हैं, लेकिन एक ख़ास बात आज के प्रोग्राम के हवाले से हम आपको बताना चाहेंगे कि स्लीप एपनिया का थोड़ा सा हम आपको तासुर देना चाहेंगे, थोड़ा सा अवेयरनेस देना चाहेंगे, क्योंकि हम आगे उस पर बात भी करेंगे, बिल्कुल तफसीलन हम एक प्रोग्राम भी करेंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन ये ज़रूर कहेंगे कि स्लीप एपनिया जो डिजीज़ है, जो बीमारी है, इसकी तरफ कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है, नहीं देखा जाता है। लेकिन जैसे कहा गया है कि एक इंसान के लिए नींद लाजमी है, कितने घंटे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि नींद 8 घंटे किसी ने की या 7 घंटे किसी ने की, वो एक टाइम सो गया फिर उसके बाद जाग गया और 7 घंटे उसकी नींद हो गई, नो। लेकिन इसमें यह देखना चाहता है कि इसकी कनेक्टिविटी कितनी रही, यानी जो नींद उसकी है वाकई तो ये कहीं ब्रेक तो नहीं हुई। अगर वो ब्रेक कहीं पे हो जाती है तो वो स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है। तो उसका ये मतलब है, उसके लिए बाज़ाब्ता टेस्ट किए जाते हैं जो बिल्कुल डॉक्टर साहब हमें समझाएंगे। तो अभी जो डॉक्टर तनवीर हसन बाबा साहब, जो अभी प्रोफेसर साहब ने हमें बिल्कुल खूब अंदाज में ये 2-3 चीज़ें जो समझाई, जो इन्होंने बता दिया, चूँकि अभी हम वापस अपने ट्रैक पे आएंगे, जो हम बात कर रहे हैं इस वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे के हवाले से। अभी डायग्नोसिस पे भी बात हुई, अवेयरनेस पे भी बात हुई और अर्ली साइंस पे भी बात हुई। तो किस तरह से आप इस इंफॉर्मेशन में कोई चीज़ हमें रह तो नहीं गई जो आप ऐड करना चाहेंगे? ऐड है, मतलब हमने अभी बेसिकली जो हमें मेन क्वेश्चन होता है जब किसी घर में ये डिमेंशिया पेशेंट होता है, तो हमारे पास पेशेंट आते हैं कि हमें डिमेंशिया तो नहीं है, हम कैसे बचें इससे, जो हमें लगता है बहुत ज़रूरी है। पहला सवाल होता है कि हमें तो नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा। तो जो उनका वो वहम होता है कि हमें घर में डिमेंशिया है, हमें कितने % चांस है होने का, तो यूजुअली जो नॉर्मल अल्जाइमर्स होता है, लेट ऑनसेट जो होता है, जो हम 65 के ऊपर देखते हैं, तो उसमें फैमिलियर रिस्क होता है बट बहुत कम होता है। जो फैमिलियर रिस्क ज़्यादा देखा गया है वह अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया में देखा गया है। लाइक जब 65 से पहले किसी को ये तकलीफ होगी तो उसकी फैमिली में चांसेस है कि कोई जेनेटिक म्यूटेशन हो सकती है जिस वजह से ये हो सकता है। तो जब हम डिमेंशिया वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारा फोकस अल्जाइमर्स पे इसलिए रहता है, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, ये लगभग 60 to 80% कॉन्स्टिट्यूट करता है। उस 60-80% के बगैर जो हमारे पास डिमेंशिया का रीज़न होता है, तो सेकेंड नंबर पर हमारा वेस्कुलर डिमेंशिया होता है। तो वेस्कुलर डिमेंशिया होता क्यों है? ब्लड वेसल्स से जो सप्लाई होती है उसको ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से ब्रेन के एरियाज डैमेज हो जाते हैं। तो वो एक बहुत प्रिवेंटेबल सॉर्ट ऑफ डिमेंशिया है। तो हम उन पेशेंट्स को ये कहते हैं कि जो हम चेंज नहीं कर पाते हैं, मॉडिफाइबल, जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री है या आपकी एज है, एज सबको बढ़नी है, ये 2 रिस्क फैक्टर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी जो हमारे पास रिस्क फैक्टर्स है, मॉडिफाइबल जो रिस्क फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं, उस पे आप फोकस कीजिए रादर देन आप ये क्वेश्चन किए कि हमें कितना चांस है। और वो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है वो फॉर्चुनेटली लगभग सब रिस्क फैक्टर्स वही है जो आपके हार्ट अटैक के लिए रिस्क फैक्टर्स है, जो आपके स्ट्रोक के लिए रिस्क फैक्टर्स है, जो आपके डायबिटीज के लिए रिस्क फैक्टर, जो अदरवाइज भी रिस्क फैक्टर्स है। तो उसका एक लिस्ट बनाया गया है जो अब हम पैम्फलेट्स के जरिए से लोगों में वो पहुंचाते हैं कि ये जी आप इस पे फोकस कीजिए। उसमें नंबर 1 हमारे को मॉडिफाइबल में आता है कि अगर आप में हाइपरटेंशन है उसको कंट्रोल कीजिए, अगर आपको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज है, उसको कंट्रोल में रखिए, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, उसमें जो सबसे ज्यादा स्टडी है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, उसको कंट्रोल में रखिए, अगर आपको ओबेसिटी है उसको कंट्रोल कीजिए। जैसे डॉक्टर साहब अभी आप बोल रहे थे स्लीप अब बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बन रहा है। लाइक जैसे पहले स्मोकिंग रिस्क फैक्टर था जो इसमें आता है, स्मोकिंग अगर कर रहे हो वो नहीं कीजिए, अगर अल्कोहल या ड्रग्स का यूज कर रहे हैं वो नहीं कीजिए। तो उसी तरह स्लीप का भी बहुत बड़ा रोल आ रहा है कि प्रॉपर स्लीप इज मस्ट। वो तो फिर दीगर बात है कि वो 8 घंटे की नींद बराबर हो रही है कि नहीं हो रही है, बीच में ब्रेक्स तो नहीं आ रहे हैं, बट स्लीप एक सॉर्ट ऑफ मेडिसिन की तरह काम करता है। मेंटल रेस्ट भी होना चाहिए, जो आप 7 to 8 आवर्स एक नॉर्मल एडल्ट के लिए रेस्ट बहुत जरूरी है। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर बन जाता है आपके डिमेंशिया के लिए। दूसरा 2 रिस्क फैक्टर्स जो हमारे एल्डरली बहुत नेगेट करते हैं, अगर देखने में प्रॉब्लम है, इतना कटरैक्ट है या इतना
ग्लासेस की ज़रूरत है, अपने विजन को कायम रखिए। अगर ज़रूरत है सर्जरी कीजिए, क्योंकि देखा गया है जो विजन करेक्शन नहीं करते हैं उनमें भी डिमेंशिया बढ़ता है। उसी तरह ऑडिटरी करेक्शन, लाइक कोई बोलता है मैं सुन नहीं रहा हूँ, मेरी एज चली गई है, मैं मशीन नहीं लगाऊंगा, ये बहुत गलत नज़रिया है। मशीन जो लोग लगाते हैं उनमें डिमेंशिया कम देखा गया है एल्डरलीज में एज कंपेयर टू उन लोगों में जो मशीन लगाते हैं। तो अपनी सेहत, फिर आ गया आपका दूसरा रिस्क फैक्टर जो एक जगह बैठते हैं, कम से कम 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक कीजिए दिन में, हफ्ते में 5 दिन कम से कम, तो उससे भी आपका डिमेंशिया का रिस्क कम हो जाएगा। फिर आपका डाइट आ गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ, ये वो रिस्क फैक्टर्स है जो आपके हार्ट अटैक के भी है, स्ट्रोक के भी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे मेडिटेरेनियन डाइट, डैश डाइट, वो बहुत से डाइट सब प्रमोट करते हैं, वो भी हम अपने पैम्फलेट्स के जरिए बोल रहे हैं। तो ये मैं फोकस करना चाहता था कि रादर देन उन चीज़ों पे आप परेशान हो जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट स्टडीज नहीं है, इन पे कंट्रोल है। और ये आपके डिमेंशिया में देखा गया है डेवलप्ड कंट्रीज में 45% या तो ये आपको डिमेंशिया से बचाएंगे या आपके डिमेंशिया को लेट करेंगे। जैसे किसी इंसान को डिमेंशिया 70 पे होगा, अगर वो ये चीजें कर रहा है उसको 80-85 पे होगा, तो ऑब्वियसली वो अपनी लाइफ बेटर तरीके से गुजार सकते हैं। जी प्रोफेसर साहब, आपकी और हम बढ़ना चाहेंगे एक खास सवाल का जवाब आपसे आज के इस मौके पर, क्योंकि ये चीज़ देखा गया है कि जैसे हमने बात की कुछ साइलेंट डिजीजेस होती है, जैसे हम कहेंगे जैसे सीए की हम बात करेंगे, हमने रिसेंटली बात की कि जो मतलब इसोफेगस का जो सीए होता है, या उसके बगैर अगर हम स्टोमक की बात करेंगे तो स्टोमक के हवाले से देखा गया है कि यहाँ पे ज़्यादातर जो है लेट डायग्नोसिस भी होता है उस सिलसिले में, क्योंकि एंडोस्कोपी के हवाले से लोगों में थोड़ा थ्रेड भी है, वहम भी है, वो आगे सामने नहीं आ जाते हैं। बाहर की कंट्रीज़ में अगर हम कहीं देखेंगे तो 35 की एज पे मैंडेटरी है उनको इस तरह का टेस्ट वगैरह करना, ताकि अर्ली डिटेक्शन की हम बात करना चाहेंगे। अब अगर हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा नर्वस सिस्टम है अगर ये सही ढंग में है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बात की स्ट्रोक की, सडन डेथ्स यहाँ पे स्ट्रोक की वजह से हो जाती है, सडन डेथ्स यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट की वजह से हो जाती है, तो उसका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो न्यूरोलॉजी से। क्या हम डिटेक्शन के लिए कोई एज तो नहीं है, कोई स्पेसिफिक चीज़ तो नहीं है कि हमें एक इंसान को किसी एज पे 30, 35, 40 अपना नॉर्मल भी अगर वो है फिर भी इसको न्यूरोलॉजिकल चेकअप करना चाहिए? आपका रिस्पॉन्स? ये अच्छा सवाल है। इसमें ये आम हर किसी को पता है, अक्सर अब हमारी कम्युनिटी में इतनी अवेयरनेस हुई है कि हर कोई जानता है कि अगर कोई भी थोड़ा भी सिम्टम शुरू हुआ उसके लिए हमारे पास इतने डायग्नोस्टिक और इतने अच्छे सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल है, वो उनको अवेयर करते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं और ट्रीट करते हैं। हमारे पास जो न्यूरोलॉजी की कॉन्टेक्स्ट में डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल पहले देखा जाता था कि बोला जाता था कि या बुक्स में भी लिखा था कि अगर कोई ये डिजीज़ है ये 25 के बाद या 50 के बाद 60 के बाद, अभी कोई बाउंड्री नहीं है जी। आप देख सकते हो 10 साल के बच्चे में भी कैरोटिड आर्टरी डिजीज, कॉर्नियल आर्टरी डिजीज शुरू हो जाती है। अगर उसी लेवल पे ऐसे जिसको इन चीज़ों के लिए अवेयरनेस जरूरी है, हर कोई हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अवेयरनेस, जैसे हमने अभी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, न्यूरोलॉजिकल के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में दमाल हाजीपुरा में एक आउटरीच कैंप किया है। उसका मकसद भी था यही कि अवेयरनेस अमंग मैसेस। ट्रीटमेंट तो मिलेगा, दवाई मिलेगी उनको कहीं से भी 50, 60, 100 किलोमीटर निकाल के दवाई मिलेगी, मगर सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस किस टाइम पे आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन करानी है, जो क्योंकि सो मेनी डिजीज जो वो आहिस्ता स्टार्ट हो जाते हैं ग्रेजुअली, एंड दीज न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज इंक्लूडिंग डिमेंशिया ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाते हैं। इनके लिए जब ये इम्पॉर्टेंट है उजागर करना, अवेयरनेस देनी कि जब ये सटल सिम्टम जो हमारे कंसल्टेंट साहब डॉक्टर तनवीर साहब ने अच्छी तरीके से बताए, वो सटल सिम्टम्स अगर स्टार्ट हुए इसका मतलब है आपको जाना चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट जो डिमेंशिया में महारत रखता है उसके पास जाओ, वो आपका
आपको इन्वेस्टिगेट ही करेगा। अभी तो मैंने आपको वो भूल गए थोड़े बहुत बायोमार्कर जो नए आए हैं, जैसे मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, उसकी वजह से स्मार्टफोन्स एंड दिस वेरिएबल डिवाइसेस जैसे स्मार्ट वॉचेस, उसके बगैर है हमारे पास बायोमार्कर्स। बायोमार्कर्स जैसे ब्लड में मार्कर्स करते हैं, जैसे न्यूरोफिलामेंट, टाउ प्रोटीन, और सीएसएफ में हम फास्फोरिलेटेड टाउ एंड एमाइलॉइड में, और एक है हम जो आंख के रिलेटेड, हाँ वी आर डूइंग रेटिनल नर्व, वो बहुत इजी है और इससे इजीली आप चैलेंजेस आपको दरपेश तो नहीं होते इसमें, मुख्तसरन आप नहीं, हमारे पास ये हमारे इंस्टीट्यूट में ये डायग्नोस्टिक ये मोडेलिटी सारे अवेलेबल है। पेशेंट जो आएगा उसको सिर्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस तकलीफ को इस टाइम पे इलाज कराना है, डायग्नोसिस करानी है, सो दैट उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आगे ठीक रहे, वही इंपॉर्टेंट होता है। एक और रिस्पॉन्स आपसे मुख्तसरन लास्ट पे, वक्त हमारे पास कम है, कि कोई चैलेंजेस दरपेश तो नहीं है इसमें? चैलेंज पे हमने इसमें दो टाइप्स के चैलेंजेस होते हैं। एक है इसमें एक केयर गिवर्स होते हैं, एक फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, और दूसरा होता है फैमिली मेंबर्स हमारे इस कम्युनिटी में, क्योंकि वेस्ट में थोड़ा एडवांस्ड होता है, 4-5 लोग इसमें सपोर्ट ग्रुप, सोशल एक्टिविस्ट्स बहुत सारे काम आते हैं। वी हैव टू मोबिलाइज, हमारी अवेयरनेस इसलिए है कि वी वांट टू मोबिलाइज दीज थिंग्स टू क्रिएट दिस कॉन्सेप्ट हियर आल्सो। मगर चैलेंजेस ये है कि नंबर 1 केयर गिवर के लिए स्टडीज हुए हैं, इसमें देखा गया कि जो ये डिमेंशिया पेशेंट जो एल्डरली होता है उसको एटलीस्ट 9 से 10 दवाइयां ऑलरेडी होते हैं। सो 10वीं या 11वीं दवाई ऐड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये पेशेंट जो है ना, इनको दे आर एजिटेटेड, ये रिफ्यूज करते हैं खाना। इनको अगर अपने केयर गिवर जो फैमिली मेंबर दवाइयाँ देते हैं, वो बोलते हैं उनको अक्सर ये जहर है, और उनको खाने में प्रॉब्लम है, उनको न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो रात को वो एजिटेटेड होते हैं। अगर उनको आपने देखा सुना होगा कि जो ये इनके केयर गिवर फैमिली मेंबर्स होते हैं, इनको बोलते हैं इनको नींद ही नहीं आती, क्योंकि इनको नींद की प्रॉब्लम होती है। तो किस तरह आपका मैसेज आखिरी होगा लास्ट पे, क्योंकि प्रोग्राम को हम वाइंड अप कर रहे हैं, आज के दिन के हवाले से आपकी तरफ से, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जीएमसी, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से आखिरी मैसेज? मेरी मैसेज ये है, जो हमारे लवेबल ये पेशेंट्स है, वी लव दोज पेशेंट्स, we love to treat, we love to have better quality of life for those patients। और उनको जो हमने इतना बताया कि जो ही आप अर्ली साइंस सिम्टम्स देखोगे, जो डॉक्टर तनवीर साहब ने बताए हैं, अगर किसी भी टाइम पे आप ये नोटिस करोगे अपने आप में, सो आप आइए न्यूरोलॉजिस्ट के पास, इन्वेस्टिगेट और ट्रीट कराएं। जी, डॉक्टर तनवीर हसन बाबा साहब, दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर हैं डॉक्टर बशीर अहमद सनाई साहब, चूँकि वाकई तौर आपके दिल में ये जज्बा है कि लोगों तक बात पहुँचे, क्योंकि आपकी ही पेशकश के हिसाब से आज के प्रोग्राम का इनेकाद हमने किया। आपने दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त दे दिया, जहाबीन प्रोग्राम में आपने शिरकत की, और हमारे नाजरीन को आपने खुसूसी तौर अल्जाइमर्स डे के हवाले से ये इंपॉर्टेंट जानकारी दे दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम बात करना चाहेंगे प्रिवेंटिव न्यूरोलॉजी से मुत्तलिक। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। है तेरी लगती हुई